चिराग पासवान एनडीए छोड़ने वाले नहीं हैं, वो एनडीए में ही रहेंगे। और राजनीति में इस तरह की चर्चाएं, अफवाहें उड़ती रहती हैं। हो सकता है कि सीटों के बंटवारे को लेकर के कुछ मनमुटाव हुआ हो, इसके चलते वो दुखी हों, क्योंकि नीतीश जी बड़े पार्टनर हैं यहाँ प्रदेश में, तो उनके साथ बातचीत हो जाएगी। चिराग पासवान के साथ बातचीत हो ही चुकी है। मांझी जी का भी लगभग तय है, एक उपेंद्र कुशवाहा है, उनका भी लगभग तय है। चिराग पासवान को 5 सीटें मिल जाए तो मैंने उनके चाचा को मैंने मुश्किल जरूर हो सकती है, लेकिन चिराग पासवान आश्वस्त हैं। भतीजे जो है प्रिंस, ये 2 सीट उनको या किसी तरह से मना लिया जाएगा। पारस की कोई अहमियत अब एनडीए में है नहीं। बीजेपी के जो सोर्स हैं वो बता रहे हैं कि 2 उम्मीदवार बदले जाएंगे। अच्छा, जो पुराने हैं 3 में से 2। एक मंगल पांडे जी हैं, तो वो रिपीट होंगे ऐसा कहा जा रहा है। दूसरे जो संजय पासवान और शाहनवाज हुसैन हैं, उनके नामों पर थोड़ा संदेह है और चर्चा ये है कि उनकी जगह पर दूसरे उम्मीदवार जाएंगे। राबड़ी देवी का तो हमको समझ में आता है कि राबड़ी देवी निश्चित रूप से चुनी जाएंगी उनके लिए, लेकिन रामचंद्र पूर्वे को लेके कयास ये लगाए जा रहे हैं। मैंने जो नई पार्टी मैंने तेजस्वी की जो राजद है, उसमें रामचंद्र पूर्वे को लेकर शक है। तो हमको लगता है कि रामचंद्र पूर्वे का टिकट कट सकता है। जदयू और एनडीए में अभी टिकट के बंटवारे की बात ही नहीं हुई है कि कहाँ से कौन लड़ेगा, लेकिन गोपाल मंडल पहले ही दावा कर रहे हैं। इसका माने कि वो भाजपा में गए थे कि माने हमको सपोर्ट कर दीजिए, वहाँ से दीजिए, वहाँ टिकट लेंगे। जदयू का है, तो जदयू को उन्होंने कहा कि अजय मंडल हैं वहाँ से अभी, तो वो छोटा भाई है, उसको मैंने कह दिया है कि तुमको विधानसभा या उसमें भेज देंगे, हम लड़ेंगे। अब तो गोपाल मंडल दबाव बना के, अगर नहीं दबाव उनकी बात नहीं मानी गई तो क्या वो पार्टी से अलग कोई फैसला ले सकते हैं? तो जदयू के भीतर भी कोई हलचल, ये उसका एक संकेत है। सचमुच क्या प्रेशर? वो लड़ सकते हैं, निर्दलीय भी लड़ सकते हैं। जब वो कह रहे हैं, हाँ, जब वो उन्होंने ठान लिया है कि हम लड़ेंगे चुनाव, तो वो लड़ जाएंगे। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। आज तारीख 5 मार्च मंगलवार का दिन है और एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपके सामने खबरों से खबरदार लेकर। एपिसोड 11वां है। सबसे पहले एक बार चर्चा सुर्खियों पर कर लेते हैं जो आज महत्वपूर्ण घटनाएं बिहार में हुई है। और चर्चा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, वो लगातार 4थी बार अब बिहार विधान परिषद के सदस्य बनेंगे। नामांकन पर्चा उन्होंने आज भर दिया है। हालांकि जेडीयू के तरफ से उम्मीदवारों ने नामांकन पर्चा तो भरा, लेकिन बीजेपी खेमा अभी इसमें पिछड़ा है। चर्चा करेंगे, लेकिन इसके अलावा बात करेंगे बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जन विश्वास महारैली पर उन्होंने कार्यकर्ताओं और समर्थकों को धन्यवाद तो दिया ही, लेकिन बीते कुछ दिनों से जिस प्रकार से चिराग पासवान और उनके बीच करीबियों को लेकर चर्चा चल रही थी, उस पर भी उन्होंने साफ साफ आज जवाब दिया है। वहीं अगर सामाजिक न्याय की बात करें, क्योंकि जिस तरीके से बिहार की राजनीति है, गरीब गुर्गों की बात तो होती है, लेकिन असल जिंदगी में क्या है, जमीन पर क्या है, उसका अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि कर्ज में डूबा बुजुर्ग दंपति आत्महत्या कर लेता है मुजफ्फरपुर में। और फिर बात करते हैं जेडीयू के बड़बोले विधायक गोपाल मंडल की, क्योंकि उन्होंने आज बीजेपी कार्यालय पहुंचकर डिप्टी सीएम और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी से मुलाकात की है। तो हमारे साथ इन खबरों पर विश्लेषण के लिए मौजूद हैं 2 वरिष्ठ पत्रकार। एक तरफ रवि रंजन जी हैं, दूसरी तरफ प्रवीण बागी जी हैं। शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नॉमिनेशन से करेंगे। मुख्यमंत्री बनने के बाद आज तक चुनाव नहीं लड़ा, आरोप लगते रहे हैं, अब फिर विधान परिषद जाएंगे। हाँ, नीतीश कुमार जी लगातार विधान परिषद के सदस्य रहे हैं और एक बार फिर उन्होंने नॉमिनेशन किया। पिछला चुनाव उन्होंने लड़ा था जब वाजपेयी जी की सरकार थी, तब पिछला चुनाव लड़ा था। उसके बाद से उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। जब से बिहार की राजनीति में वो आए, केंद्रीय राजनीति में थे तो सांसद बन के जाते थे, चुने जाते थे, मगर बिहार की राजनीति में जब से वो आए, तब से उन्होंने चुनावी रण क्षेत्र में उतरना बंद कर दिया और जो सहज सुलभ मार्ग है विधान परिषद का, वो रास्ता उन्होंने अपना लिया है। तो इसमें यह है कि जो क्षेत्र में एनर्जी लगानी पड़ती है वो पूरे प्रदेश में वो लगाते हैं, इसका फायदा मिलता है लोकसभा विधानसभा। लेकिन आरोप भी लगते हैं कि डर से चुनाव में नहीं उतरते हैं। हाँ, कोई लोकप्रिय राजनेता जो है वो विधान परिषद के मार्ग से नहीं जाना चाहता है,
ये समझा जाता है कि ये बैक डोर का रास्ता है सदन में पहुंचने का। ये कहा जाता है, आरोप लगता है, जो उच्च सदन जिसको कहा जाता है या विधान परिषद है, कि ये बैक डोर का रास्ता है। जो उधर चुनाव हार जाते हैं विधानसभा का या लोकसभा का, तो उनको इधर से एंट्री दे दी जाती है अगर वो आला कमान के बहुत करीब लेकिन हैं तो। जनता दल यूनाइटेड के तरफ से 2 सदस्य ही विधान परिषद में जा सकते थे, दोनों ने नामांकन पर्चा भर लिया। नीतीश कुमार के अलावा खालिद अनवर जा रहे हैं, लेकिन एनडीए के सहयोगी दल आज मौजूद थे वहां पर, लेकिन किसी ने बीजेपी से कोई नामांकन पर्चा नहीं भरा। बीजेपी ने अभी अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है, इसलिए बीजेपी ने अभी पर्चा नहीं भरा है। आज रात तक होने की संभावना है कि उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए जाएंगे आज रात तक। बीजेपी बहुत प्रक्रिया पूरी करती है, यहाँ से नाम जाएगा, फिर उस पर सेंट्रल कमेटी बैठती है, फिर चुनाव समिति, फिर संसदीय समिति, तमाम तरह की समितियों से पास होकर के तब नाम तय होते क्या हैं। लोकसभा चुनाव से पहले जो चेहरे 3 जिनका कार्यकाल इस बार समाप्त हो रहा है वही जाएंगे, या कुछ बदलाव बीजेपी जैसा करते रहती है फिर से देखने को मिल सकता है? नहीं, बदलाव की पूरी संभावना है, क्योंकि बीजेपी के जो सोर्स हैं वो बता रहे हैं कि 2 उम्मीदवार बदले जाएंगे। अच्छा, जो पुराने हैं 3 में से 2। एक मंगल पांडे जी हैं, तो वो रिपीट होंगे ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि हालांकि वो भी कोशिश में थे कि लोकसभा का चुनाव लड़ा जाए, मगर वो बंगाल के प्रभारी हैं। तो बंगाल के प्रभारी हैं और बंगाल में अभी चुनाव होगा, लोकसभा चुनाव होगा, तो प्रभारी वहाँ न रहे तो ये पार्टी को क्षति होगी इससे। और वो वहाँ के नस नस से वाकिफ़ हैं, बराबर जाते रहते हैं बंगाल, तो वहाँ पकड़ उन्होंने बनाई है, उसका लाभ पार्टी लेना चाहेगी। और अगर लोकसभा में इनको भेज दिया जाएगा तो फिर ये अपने क्षेत्र में व्यस्त हो जाएंगे, उसका लाभ वहाँ बंगाल में नहीं मिल पाएगा उनकी संगठन शक्ति का। तो इसलिए वो रिपीट होंगे। मगर दूसरे जो संजय पासवान और शाहनवाज हुसैन हैं, उनके नामों पर थोड़ा संदेह है, और चर्चा ये है कि उनकी जगह पर दूसरे उम्मीदवार जाएंगे। एक कोई राजपूत जाति से हो सकते हैं, एक कोई वैश्य जाति से हो सकते हैं, तो ये बदले जाएंगे। संजय पासवान के बारे में ये कहा जा रहा है कि उनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहा है, पार्टी संतुष्ट नहीं है, और वो बयान देने में संयम नहीं बरतते हैं। कई बार उन्होंने ऐसे बयान दे दिए हैं समारोहों में, जिससे पार्टी को संकट झेलना पड़ता है। इस खबर में हम रवि रंजन जी को भी जोड़ेंगे कि एनडीए की बात तो हो गई, महागठबंधन की बात करें तो वहां से क्या खबर है? नहीं, महागठबंधन से राबड़ी देवी को और रामचंद्र पूर्वे, माने ये 2 लोग हैं, और कांग्रेस के एक प्रेमचंद मिश्र उनको जाना था। तो अब देखिए कि राबड़ी देवी का तो हमको समझ में आता है कि राबड़ी देवी निश्चित रूप से चुनी जाएंगी उनके लिए, लेकिन रामचंद्र पूर्वे को लेके कयास ये लगाए जा रहे हैं कि उनकी उम्र भी हो चली है, और जो नई टीम बनी है राजद की, जो तेजस्वी यादव की राजद जो कही जा रही है, उसमें रामचंद्र पूर्वे फिट बैठते हैं कि नहीं, ये देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि रामचंद्र पूर्वे अब पुराने ज़माने में लालू परिवार से उनकी बहुत नज़दीकी रही है और बड़ी इज्जत भी रही। राबड़ी देवी जब मुख्यमंत्री थी तो उनको शिक्षा मंत्री बनाया गया था, और उनके कहने पर ही राबड़ी देवी बहुत सारा काम करती थी। लेकिन आजकल रामचंद्र पूर्वे की भी उतनी पूछ नहीं, जब से वो प्रदेश अध्यक्ष पद से भी उनको हटाया गया, उसके बाद से उनकी, तो रामचंद्र पूर्वे अगर हटाए गए तो राजद के भीतर जो कला है कि माने किसी को नहीं, केवल एक यादव उनको भेज दिया, और ऐसे रामचंद्र पूर्वे जी पर तो खुल्लम खुल्ला यहाँ पर आरोप लगाया था रितु जायसवाल ने कि चुनाव हराने में उनका हाथ। हाँ बिल्कुल। तो ये हम कह रहे हैं कि रामचंद्र पूर्वे को लेकर पार्टी के भीतर, माने जो नई पार्टी मैंने तेजस्वी की जो राजद है, उसमें रामचंद्र पूर्वे को लेकर शक है। तो हमको लगता है कि रामचंद्र पूर्वे का टिकट कट सकता है, अब दूसरे कोई आ जाएंगे। भाजपा का जो है वो सोशल इंजीनियरिंग वो बनाने की कोशिश जरूर करेंगे, और भाजपा निकलना चाहती है उस छवि से कि ये अगड़ों की पार्टी है। तो अब किसी वैश्य को, जैसा कि आप कह रहे थे, किसी वैश्य को या पिछड़ी जाति से और दूसरे किसी को, एक मुस्लिम शाहनवाज हुसैन उनको रखा गया था, लेकिन भाजपा का झुकाव इस बार पसमानदा मुसलमानों की तरफ है। तो क्या शाहनवाज हुसैन को हटा के, अब एक ज़माने में तो अली अनवर पसमानदा मुसलमानों के नेता, आज भी वही नेता हैं, लेकिन अली अनवर भाजपा के संपर्क में उतना नहीं है। तो अब वो भाजपा सोच सकती है कि अगर मुसलमान को ही भेजना है तो किसी पसमानदा को भेजें, लेकिन अभी उनके पास इस तरह का कोई है नहीं। आज तेजस्वी यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें उन्होंने
बीते महारैली को लेकर बहुत कुछ कहा, समर्थक कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया, लेकिन बीते कुछ दिनों से जो चिराग पासवान और तेजस्वी यादव के बीच गठजोड़ की चर्चा चल रही थी, उस पर सवाल जब उनसे किया गया तो उन्होंने जिस तरीके से जवाब दिया, लगता ऐसा नहीं है कि कुछ बातचीत अंदर हो रही है। हाँ बिल्कुल, वो देखिए चिराग पासवान एनडीए छोड़ने वाले नहीं हैं, वो एनडीए में ही रहेंगे। और राजनीति में इस तरह की चर्चाएं, अफवाहें उड़ती रहती हैं कि वो इधर जा रहे हैं, वो उधर जा रहे हैं। हो सकता है कि सीटों के बंटवारे को लेकर के कुछ मनमुटाव हुआ हो, इसके चलते वो दुखी हों, मगर वो पूरी तरह समर्पित हैं एनडीए के प्रति और एनडीए छोड़कर जाने वाले नहीं हैं। और उनका सीटों का भी लगभग तालमेल हो चुका है। नीतीश जी अभी जा रहे हैं दिल्ली, कल जाएंगे, तो वहाँ भाजपा के शीर्ष नेताओं से उनकी मीटिंग भी तय है और उसमें सारे फाइनल हो जाएगा सीटों का, क्योंकि नीतीश जी बड़े पार्टनर हैं यहाँ प्रदेश में, तो उनके साथ बातचीत हो जाएगी। चिराग पासवान के साथ बातचीत हो ही चुकी है। मांझी जी का भी लगभग तय है, एक उपेंद्र कुशवाहा है, उनका भी लगभग तय है। तो भाजपा में अब देर नहीं है और वहाँ लगभग हमको लगता है इस हफ्ते वहाँ भी सीटों की घोषणा हो जाएगी। लेकिन जिस तरीके से चर्चा छिड़ी कि एनडीए में नीतीश कुमार के वापसी के बाद मांझी, कुशवाहा और चिराग पासवान जो हैं अब असहज हो गए हैं, और हाल के दिनों में देखा भी गया कि राजनीतिक तौर पर बिहार में सक्रियता इनकी घट गई थी, कम हो गई थी। चिराग पासवान तो दिखाई भी नहीं दे रहे हैं, चुप्पी साध के बैठे हैं। क्या पीछे कुछ राज हो सकता है? देखिए, इसमें राज हमको नहीं लगता है कि चूंकि चिराग पासवान आश्वस्त हैं कि उन्होंने जो मांगा है उनको मिल जाएगा। और जैसा कि पहले भी हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं कि 5 सीटें उनको निश्चित रूप से मिलने वाली हैं, मिल जाएंगी। अच्छा। पशुपति पारस और उनके बेटे भतीजे जो हैं प्रिंस, ये 2 सीट उनको या किसी तरह से मना लिया जाएगा। पारस की कोई अहमियत अब एनडीए में है नहीं और एनडीए उनकी ज़रूरत को समझती है। तो ये है कि चिराग पासवान की जो लोकप्रियता है उसको भुनाने की पार्टी कोशिश करेगी। लेकिन जो औरंगाबाद में कार्यक्रम हुआ, पशुपति पारस, प्रिंस राज सभी वहां पर मौजूद थे, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा नहीं गए, तो कहा गया कि नाराजगी हो गई। नहीं, उसमें हमको ये लगा कि जो सरकारी कार्यक्रम था और जो सरकार में लोग शामिल हैं, जो हिस्सा ले रहे हैं, वही लोग उसमें शामिल थे। लेकिन हम पार्टी के जो हैं संरक्षक जीतन राम मांझी वहाँ मौजूद थे और प्रिंस भी मौजूद थे। हाँ, बिहार में सरकार में शामिल हैं और वो एक राज्यपाल जब वहाँ पर हैं मंच पर, तो वो एक सरकारी कार्यक्रम था और पॉलिटिकल वो कोई था नहीं, इसलिए राजनीतिक रैली की तरह उसको नहीं देखा जाना चाहिए। और चिराग पासवान इन्हीं कारणों से नहीं गए होंगे। चिराग पासवान अपना एक प्रेशर भी बनाते रहते हैं हमेशा और उनकी ये पॉलिटिक्स रहती है, तो वो इसलिए भी चुपचाप हैं कि उनको जो मिल चुका है वो उस पर अब दोबारा कोई बातचीत नहीं करना चाहते। हाँ, हल्ला नहीं मचाना है और वो जो मिल चुका है उन पर वो आश्वस्त हैं। तो इसलिए चिराग पासवान को 5 सीटें मिल जाए तो मैंने उनके चाचा को मुश्किल जरूर हो सकती है, लेकिन चिराग पासवान आश्वस्त है, हमको ऐसा लग रहा है। अब खबर मुजफ्फरपुर वाली लेते हैं। जिस प्रकार से सामाजिक न्याय की बात होती है, जब भी चुनाव हो, गरीब, गुर्गे, शोषित, दलित, पिछड़ा, इन्हीं लोगों की चर्चा होती है। लेकिन चुनाव के बाद जिस प्रकार की खबरें निकल कर आती हैं, लगता नहीं है कि किसी को इन लोगों से कोई मतलब है। क्योंकि मुजफ्फरपुर की जो घटना है, कर्ज में डूबा बुजुर्ग दंपत्ति आत्महत्या कर ले, इससे बड़ा मतलब कोई बड़ा घटना क्या होगा? ये मानवता पर कलंक है एक तरह का। और विकास के तमाम दावे जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं, उन दावों की कलई भी खोल देता है। और ज़मीनी हकीकत क्या है ये दिखलाती है ये घटना। मुजफ्फरपुर के सकरा में 2 बुजुर्ग दंपत्ति आत्महत्या कर लिए उन्होंने। और उन्होंने जो खबरें आई हैं कि 4-5 प्राइवेट एजेंसियों से कर्ज ले रखा था। अच्छा। उस कर्ज को चुकाने में उनके गहने बिक गए, मवेशी बिक गए, खेत बाड़ी पहले ही बिक चुके थे। तो एक एजेंसी से 1 लाख रुपए कर्ज लिया था और उसका 75,000 रुपया सूद के रूप में उन्होंने चुका दिया और मूलधन एक का एक बचा ही रहा। तो वो एक कर्ज के दुष्चक्र में फंस गए थे कि एक एजेंसी से लिया, अब उसका दबाव बढ़ा तो चुकाने के लिए फिर दूसरे एजेंसी से कर्ज लेके उसका चुकाया, फिर तीसरे से लेके दूसरे का चुकाया। ऐसे में तो वो उस दुष्चक्र में फंसे हुए थे और कोई निजात का रास्ता नहीं था, कोई सरकारी मदद नहीं थी। गांव के महाजन से भी कर्ज लिया था 5% मंथली सूद पर।
तो उसी दबाव में अब देखा कि कोई रास्ता नहीं है तो उन्होंने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ये कौन कौन से समूह, खुद नीतीश कुमार दावे करते हैं, केंद्र सरकार दावे करती है, अभी तो महागठबंधन की भी सरकार थी कुछ समय पहले तक, सभी सामाजिक न्याय की बात करते हैं, फिर आखिरकार एक बुजुर्ग दंपत्ति को सरकारी सहायता क्यों नहीं मिली? देखिए, ये जरूर है कि विकास योजनाओं का लाभ पहुंचा है, मगर जितना गुलाबी तस्वीर दिखलाई जाती है सरकारी एजेंसियों और मंत्रियों के द्वारा, उतनी गुलाबी सुंदरता अभी बिखरी नहीं है ज़मीनों पर। अभी भी उबड़ खाबड़ ज़मीन है और लोग भूखे प्यासे सो रहे हैं आज भी, क्योंकि योजना तो आप लागू कर दिए, मगर उस योजना का लाभ उस ज़रूरतमंद तक कैसे पहुँचे, इसमें एजेंसियाँ सक्रिय नहीं हैं। आम आदमी जो है, गांव का गरीब आदमी जो अनपढ़ है, उसको पता नहीं कि कहाँ से उसका लाभ मिलेगा और कौन सी योजना हमारे लिए है, तो वो किसके पास जाए? गांव के मुखिया के पास जाएगा, सरपंच के पास जाएगा, वहाँ वो उसमें कमीशन मांगेंगे तो वो नहीं दे पाता है, तो वो वंचित रह जाता है। आज भी 80 लाख लोगों को या 80 करोड़ लोगों को दिया जा रहा है मुफ्त राशन। हाँ, मुफ्त राशन दिया जा रहा है, मगर आप तय मानिए कि एक बड़ी संख्या अब भी ऐसी है जो दाने दाने को मोहताज है, मगर उनको नहीं मिल रहा है, उनको वो मुफ्त अनाज नहीं मिल रहा है। सवाल है कि आखिरकार ये जो दुष्चक्र है इससे बाहर कैसे निकलेगा? नहीं, देखिए, मुजफ्फरपुर में ये एक कोई पहली घटना नहीं है। इसके पहले 2 लोगों की मौत भूख से हुई, जो मैंने बिना भोजन के उनको आत्महत्या कर ली उन्होंने, एक व्यक्ति ने। और सरकार ने ये कहा कि भूख से मौत नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में है कि उनको ये बीमारी। देखिए, भूख जनित बीमारियों से मौत होती है और उसको पोस्टमार्टम कि भूख से जो बीमारी हुई उसके कारण, लेकिन भूख से मौत हुई ये शर्म की बात है, इसलिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से लेकर वीडियो तक सब वो एक रिपोर्ट बनाते हैं। ये देखिए, सरकार के जो संस्थाएं हैं, सरकार की जो संस्थाएं हैं, जो कर्ज देने वाली संस्थाएं हैं, वो भी इस तरह से कर्जदारों के साथ व्यवहार करती हैं कि किसान आत्महत्या करते हैं। माने कि आप बड़ी संख्या में किसानों ने, मध्य प्रदेश में किसानों ने आत्महत्या की है। बिहार में तो हाल ये है कि लड़के आजकल जनता दरबार में पहुंचते हैं, उन्होंने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से जो पैसा लिया है, उस पैसे पर भी सूद पर सूद जोड़ के और लड़कों को FIR करके उनको जेल भेजने की तैयारी हो रही है, और लड़के माने जनता दरबार में जाके रो रहे हैं। ये सब नीतीश सरकार में हो रही है। तो कर्ज देने वाली जो संस्था कहते हैं कि सरकारी संस्थाओं से कर्ज लीजिए, तो कहाँ किससे लें? माने स्टूडेंट्स परेशान हैं, किसान परेशान तो है। अपने आप में बड़ा सवाल है कि अगर सरकारी संस्थाओं से अच्छा कर्ज मिल जाए सही तरीके से, तो कोई प्राइवेट लोगों से क्यों जाएंगे? सही वो बात है कि वो जा रहे हैं। अच्छा, 5% महीने पर सूद, माने 60% एनम सूद दे रहे हैं वो लोग। और सरकार की संस्थाएं इस तरह से काम नहीं कर रही हैं। माने स्वयंसेवी संस्थाओं में जहां 5,000, 3,000, 4,000 छोटे छोटे कर्ज देकर और फिर उनके, लेकिन उसकी वसूली की जो प्रक्रिया है, माने बैंकों ने भी प्राइवेट गुंडे रख रखे हैं, माने नेशनलाइज बैंक जो हैं, हाँ, वो प्राइवेट गुंडों से वसूली कराते हैं, और वो लोग नहीं कर पाते तो आत्महत्या करते हैं। रवि रंजन जी ने कहा प्राइवेट गुंडे रखे हैं, ये सारे गुंडे गरीबों के लिए हैं, अमीर तो चले जाते हैं। अमीरों का तो कर्ज माफ हो जाता है। जो राहुल गांधी बार बार कहते हैं, आंकड़े भी देते हैं कि कितना 100 करोड़ माफ हुआ। तो एक समय था कि जब भागलपुर के इलाके में गुंडा बैंक हुआ करते थे, वो लोगों को कर्ज देते थे, तुरंत दे देते थे। ये कब की बात हुआ करती? ये 10 साल पहले की बात है, और नीतीश जी के ही राज में। और फिर उसके बाद वसूली होती थी, तो वसूली में घर द्वार सब बिक जाता था लोगों का, और वो ज़बरदस्ती मार पीट के भगा के कब्जा कर लेते थे घर पर। तो ये दौर भी बिहार ने देखा है, और अभी तमाम दावों के बावजूद मुजफ्फरपुर की घटना आ गई है। तो जितनी गंभीरता होनी चाहिए सरकारी एजेंसियों की, सरकारी अधिकारियों की, उतनी गंभीरता नहीं है। नीतीश जी ने जो निर्देश दिए थे अधिकारियों का, अधिकारी अगर उस पर अमल करते तो शायद वो मुजफ्फरपुर के दंपत्ति की जान बच सकती थी, मगर अधिकारी गांव में जाते नहीं, गांव में रात्रि विश्राम करते नहीं, ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान करते नहीं, सिर्फ हवाई वही गुलाबी तस्वीर खींच के दिखलाना है, तो वही चल रहा है। अब आखिरी सवाल ले लेते हैं, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड के बरबोले विधायक
गोपाल मंडल। अब बड़बोले कहने के पीछे आप जानते होंगे जिस प्रकार से वो बोलते हैं, खुलकर बात रखते हैं, विवादित बयान देते हैं, किसी को कुछ समझते नहीं हैं, तो ऐसे में उनके लिए ये सब जो है सटीक बैठता है। आज वो बीजेपी कार्यालय पहुंचे थे, वहां पर सम्राट चौधरी से उन्होंने मुलाकात की है और मुलाकात के बाद ये दावा कर रहे हैं कि अब टिकट उनके पॉकेट में है। हाँ, नहीं, वे गोपाल मंडल तो अपने बयानों के लिए चर्चा में रहते ही हैं, और जिस तरह से वो मैंने पत्रकारों से भी बात करते हैं तो वो मैंने ऐसा लगता है कि वो उन्होंने कहा कि तुम लोग अभी बच्चे पत्रकार हो, जानते नहीं हो कि मेरे पॉकेट में 2-4 टिकट लेके हम चलते हैं। उन्होंने उनसे ये सवाल पूछा गया कि भाई भाजपा में आप गए थे, तो ना हम जदयू से जाएंगे, तो भाई यहाँ क्यों गए थे, तो तुम नहीं जानते हो क्यों गए थे, वो हम तो टिकट लेकर चलते हैं। देखिए, गोपाल मंडल भागलपुर से कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि चुनाव लड़ने जा रहे हैं और वो टिकट उनके पास ही है और कहीं नहीं। लेकिन अभी तो जदयू और एनडीए में अभी टिकट के बंटवारे की बात ही नहीं हुई है कि कहाँ से कौन लड़ेगा। लेकिन गोपाल मंडल पहले ही दावा कर रहे हैं, इसका माने कि वो भाजपा में गए थे कि माने हमको सपोर्ट कर दीजिए वहाँ से और वहाँ की सीट छोड़ दीजिए, माने हम वहाँ से लड़ेंगे। तो ये तो बीजेपी के लोगों ने जो इंटरटेन किया है उनको, और वहाँ बातचीत हुई है उनकी, क्या बातचीत हुई है। लेकिन गोपाल मंडल के इस बड़बोलेपन की सजा उनकी पार्टी उनको देगी कि नहीं देगी, मैंने अपने से घोषित, हम वहाँ से हैं और हम बड़े, उन्होंने कहा हम क्षेत्रीय नेता तो है ही हैं, माने नीतीश कुमार भले सर्वमान्य नेता हैं, लेकिन हम क्षेत्रीय नेता हैं और हम जो कहेंगे 2-4 आदमी का टिकट तो हम दिलवा देते हैं। गोपाल मंडल को नीतीश कुमार लोकसभा का टिकट दे देंगे, सवाल ये भी है, क्योंकि ये विवाद जो उनका है केवल बिहार का नहीं है, वो ट्रेनों में भी बड़े बड़े कांड कर चुके हैं। उनको टिकट मिल जाए तो कोई आश्चर्य नहीं। अच्छा, क्योंकि नहीं अगर टिकट मिलेगा तो वो फिर नीतीश कुमार की नींद हराम कर देंगे, ये तय मानिए। अच्छा। और ऐसे लोगों की राजनीति में, खास करके जदयू की राजनीति में, राजद की राजनीति में ऐसे ही लोगों की पूछ है जो चढ़ के बोलें, बढ़ के बोलें, दबंगई दिखलाएं। क्योंकि अब तक जितनी घटनाएं हुई हैं गोपाल मंडल से जुड़ी हुई, उसमें किसी में ये देखने सुनने को नहीं आया कि पार्टी ने उनको बुला करके उनको समझाया, डांटा डपटा, शोकॉज दिया, कार्रवाई की, कुछ नहीं हुआ। यानी पार्टी खामोश रहती है, तो उससे और उनका मन बढ़ता रहता है और वो बड़ी बड़ी हरकत करते हैं। तो वो आए थे, जैसा कि रवि रंजन जी ने ठीक ही कहा कि वो भाजपा का समर्थन लेने आए थे कि हमको समर्थन दीजिए वहाँ टिकट लेने में। जदयू का है तो जदयू को उन्होंने कहा कि अजय मंडल हैं वहाँ से अभी, तो वो छोटा भाई है, उसको मैंने कह दिया है कि तुमको विधानसभा या उसमें भेज देंगे, हम लड़ेंगे अब। तो वो शुरू से ऐसे ही हैं। गोपाल मंडल माने इनबिल्ट ऐसे हैं, वो इस तरह के खेल करतब करते रहते हैं। गोपाल मंडल जदयू में रह के कोई बयान दे, कुछ भी करे, बीजेपी को फर्क ना पड़े। लेकिन जदयू की सीट है और गोपाल मंडल बीजेपी कार्यालय पहुंच के सम्राट चौधरी से बात करें, तो लगता है कि शायद उधर बात नहीं बनी तो इधर बात बनाने की कोशिश है। हो सकता है, पूरी संभावना है, मगर वो जदयू की सीट है तो जदयू के पास ही रहेगी ऐसा लगता है। मगर ये चाहते हैं कि जदयू से ना अगर उनको टिकट मिले तो भाजपा दबाव बनाए कि भाई उनको वहाँ से दे दीजिए। और एक छोटा कमेंट ये हो सकता है कि क्या जिस तरह से पाला बदल, विधायकों ने खूब पाला बदला इधर, और वो एनडीए के पक्ष में गए हैं, ज़्यादातर मैंने लगभग सभी एनडीए के पक्ष में गए हैं, तो क्या ये नई शुरुआत हो रही गोपाल मंडल के, मैंने जदयू के भीतर ये टूट होने जा रही है क्या? ये हाँ, ये प्रेशर पॉलिटिक्स तो है, और गोपाल मंडल दबाव बना के, अगर नहीं दबाव उनकी बात नहीं मानी गई तो क्या वो पार्टी से अलग कोई फैसला ले सकते हैं? तो जदयू के भीतर भी कोई हलचल, ये उसका एक संकेत है। आप इसको कैसे सचमुच क्या प्रेशर? वो लड़ सकते हैं, निर्दलीय भी लड़ सकते हैं। जब वो कह रहे हैं, हाँ, जब वो उन्होंने ठान लिया है कि हम लड़ेंगे चुनाव, तो वो लड़ जाएंगे, टिकट मिले या ना मिले। मगर पूरी संभावना है कि जदयू टिकट दे देगी, क्योंकि जदयू में उनको रोकने वाला कोई है नहीं। अगर नहीं टिकट देगी तो वो इंडिपेंडेंट लड़ेंगे और हरा देंगे पार्टी के कैंडिडेट को। इतनी ताकत तो है ही उस आदमी में कि वो पार्टी के उम्मीदवार को हरा देंगे भागलपुर में। चलिए, तो आज की जो घटनाएं थी, जो राजनीतिक चर्चाएं थी, उस पर बात विचार हमारे तरफ से किया जा रहा था, लेकिन कई तरह की खबरें जरूर निकलकर राजनीति के गलियारे से आ रही हैं। चिराग पासवान और तेजस्वी यादव के करीबियों की बात तो जरूर कही गई, नज़दीकियां बढ़ रही हैं, लेकिन जिस तरीके से चिराग पासवान के इंडी अलायंस में आने को लेकर तेजस्वी यादव से सवाल किया गया और जिस प्रकार से, जिस लहजे में तेजस्वी यादव ने जवाब दिया है कि हम जहां हैं वहीं हैं, जिसको आना है वो जवाब देगा, तो इससे ऐसा लगता है कि शायद चिराग पासवान
और तेजस्वी यादव के बीच की खबर केवल कयास और अफवाह ही हो सकता है, क्योंकि चिराग पासवान के खेमे की तरफ से इस पर कुछ नहीं कहा गया। चिराग पासवान को लेकर जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि उनकी बात बीजेपी से हो चुकी है, सीट फाइनल है, तो फिर उनके तरफ से कोई हल्ला नहीं मचाया जाएगा। जब गठबंधन धर्म को लेकर वो अभी चुपचाप हैं, तो जब ऐलान होगा तो सब कुछ साफ हो जाएगा। पशुपति पारस को लेकर उनके अंदर कोई डर नहीं और ना ही नीतीश कुमार को लेकर है, लेकिन नीतीश कुमार की मुसीबत जरूर बढ़ेगी, टेंशन भी बढ़ेगी, क्योंकि उनके बड़े चहेते विधायक, बरबोले विधायक गोपाल मंडल अब जब बीजेपी के खेमे में दिखाई दे रहे हैं, कार्यालय में जा रहे हैं और सम्राट चौधरी से मिल रहे हैं, और वो भी वर्तमान राजनीतिक हालात को देखते हुए, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के चेहरे पर सिकन भी बढ़ सकती है। कहीं कुछ और खेला उनके पार्टी के साथ ना हो जाए, कोई उनका विधायक उनका ना साथ छोड़ दे, और ऐसे में गोपाल मंडल जो कह रहे हैं वो मानना भी पड़ सकता है। तो बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।